पिछली क्लास में मैं आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आगे हम जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन इनके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना बेहद आवश्यक होता है। मैं आशा करता हूँ आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे पहले देख लीजिए और उसके बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से कार्यपालिका के विषय में। कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत भी जो संघ की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख बिंदु है, सबसे पहला स्तंभ माना जाता है राष्ट्रपति, उसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति आपको पता है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनका सर्वोच्च कमांडर होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाते हैं। पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक हो गए आपके राष्ट्रपति। इसके साथ साथ ये भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। इसके साथ साथ संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो भी राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान है राष्ट्रपति के लिए कि जो राष्ट्रपति है भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। वास्तविक शक्तियां जो निहित होती हैं वो प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और प्रधानमंत्री इन शक्तियों का प्रयोग जो उसके अंदर निहित होती हैं, इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, इसके साथ साथ संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इससे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति का पद, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 52 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद जो है सृजित किया जाना है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 52 में। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारी कौन? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, इनके माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो 53 में कहा गया है। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के माध्यम से। ठीक है, 52 में पद हो गया, 53 में जो है शक्तियों का प्रयोग हो गया। 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कंफ्यूज नहीं होना है, 54 में निर्वाचन दिया गया है, 55 में निर्वाचन का तरीका। 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 54 में ये प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होकर के बनाया जाएगा, यानी उसका निर्वाचन होगा और निर्वाचन के बाद में राष्ट्रपति का पद जो है किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 54 में। लेकिन उस राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, किस पद्धति से होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, तो 54 में हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? वो पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो वोट डालते हैं, मत देते हैं, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहले भारत के जो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहला कौन हो गया? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लिया जाता है, दिल्ली एवं पुदुचेरी।
दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 3 कैटेगरी हो गई। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में तो सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लिया जाता है, दिल्ली एवं पुदुचेरी, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, अब 55 में बात करते हैं निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करने से पहले एक पॉइंट और छूट जाता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, इसमें वे सदस्य भाग नहीं लेते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, लोकसभा में। तो जो मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं, चाहे वह विधानसभाओं से संबंधित रखते हों, राज्यों से संबंधित रखते हों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध रखते हों, लेकिन जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बाकी की 3 कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी। अब निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से। ठीक है, जी आपको याद करना है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। अब राष्ट्रपति को चयनित होने के लिए, राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने के लिए उसे मतों का एक विशेष भाग या मतों का एक कुछ हिस्सा जो है उसको प्राप्त करना होता है, उसे कोटा कहा जाता है। राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए जिन मतों का जो है उसको आवश्यकता होती है उसे कोटा कहा जाता है। और कोटा का जो वैल्यू कैसे निकाला जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कुल वैध मत डाले गए होंगे, वैध मत, ठीक है, वैलिड वोट्स जितने भी होते हैं, कुल वैध मतों की संख्या में कुल पदों से तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी कितने लोगों ने करी है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में कितने लोग हैं, उन लोगों की संख्या +1 और फिर पूरे में +1। ठीक है, इस तरीके से कोटा निकाला जाता है। कोटा का मतलब भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होना चाहिए। ये भी बड़ा आवश्यक है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी राज्यों में जो है विधानसभा और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीटें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है सीटें होती हैं, अलग अलग पद होते हैं। तो निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए एक प्रणाली जो है बनाई गई है। प्रणाली कौन सी बनाई गई है कि जो भी विधायक होते हैं और सांसद होते हैं उनके वोट जो होते हैं, जो विधायक एवं सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अपना मत डालते हैं, उनके वोटों का एक मूल्य निकाला जाता है एक विशेष पद्धति के द्वारा। वो किस पद्धति के अनुसार निकाला जाता है कि एक विधायक के मत का मूल्य होता है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या का तात्पर्य क्या है, जिस जगह से ये विधायक चुना गया होगा उस जगह की जो कुल जनसंख्या होती है वो, उसके बाद में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के द्वारा कुल जनसंख्या में भाग देकर 1/1000 का गुणा कर दिया जाता है। इससे निकल के आ जाता है एक विधायक के मत का मूल्य। ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने नीचे यहाँ पर पढ़ा कि निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होना चाहिए। निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाता कि राज्यों में राज्यसभा एवं जो है लोकसभा की सीटें, विधानसभाओं की सीटें जो है अलग अलग होती हैं। इसीलिए ये वाला जो है सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाता है। इसी तरीके से एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है कि सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, टोटल जितने भी विधायक राज्यों के समस्त विधायकों के मत का मूल्य ऊपर, और उसके बाद में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से इसे भाग दे दिया जाता है, तो निकल के आ जाता है एक सांसद के मत का मूल्य। तो ये हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव संबंधी कोई विवाद पैदा होता है तो उसका जो है निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है यहाँ से कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, निपटारे होते हैं, उनको कौन जो है सॉल्व करता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 56 में दी गई है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, पद धारण से 5 वर्ष तक। पद धारण से 5 वर्ष तक, जिस दिन उन्हें राष्ट्रपति चुना जाता है
जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसी भी समय सौंप सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 57 में दी गई है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता से आप क्या समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है कि वो कितनी बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। एक से अधिक बार भी जो है राष्ट्रपति भारत का निर्वाचित किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, अगर ये चाहें दोबारा से फिर से अगर ये उम्मीदवारी के लिए खड़े होते हैं और फिर से ये जीत जाते हैं तो फिर से दोबारा से इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। कोई बॉन्डिंग नहीं है कि अगर एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। इसके विपरीत अमेरिका में ये जो है अमेरिका का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति 2 बार से अधिक जो है निर्वाचित नहीं किया जा सकता। कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही निर्वाचित किया जा सकता है, उसके बाद 2 से अधिक बार वो निर्वाचित नहीं किया जा सकता एक बार में। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की जो अधिसूचना होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ये करता है चुनाव आयोग। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। इसके बाद में अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दी गई है राष्ट्रपति की अर्हता। राष्ट्रपति बनने के लिए उसको कौन कौन सी अर्हताएं धारण करनी पड़ेंगी इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली अर्हता। दूसरी कंडीशन है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके साथ साथ वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। ये 3 चीज़ें हो गई। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसके साथ साथ वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, संघ या राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इससे संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन से पद नहीं आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये जो पद हैं ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगला है चुनाव नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50-50 का रेशियो रहता है प्रस्तावक और अनुमोदकों में। ठीक है सॉरी चुनाव नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी अपनी जो है दिखाता है उसको 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ते हैं। अगर इन 15,000 जमानत राशि के रुपयों के बारे में बात करें तो जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा जमानत जब्त हो जाना, जमानत जब्त हो जाना। तो अगर कोई भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होता है, उम्मीदवारी दिखाता है अपनी, तो कुल डाले गए मतों का अगर उसे 1/6 भाग प्राप्त न हुआ किसी कंडीशन में, तो उसने जो 15,000 रुपये RBI में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि के रूप में जमा किए थे वो जब्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है, तो अर्हता के बारे में एक बार से फिर रिवीजन कर देते हैं। अर्हता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, चुनाव नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 की राशि जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि के रूप में उसको जमा करनी पड़ती है। अगर कुल डाले गए मतों का, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग से कम प्राप्त करने पर उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें दी गई हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे नहीं लिखा है। इनसे बहुत रेयर कंडीशंस में ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अगर किसी कंडीशन में CJI अवेलेबल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर करके प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में दी गई है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, वो उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। महाभियोग कब लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? अगर राष्ट्रपति किसी भी तरीके से अपने किसी कार्य के द्वारा, अपने किसी आदेश के द्वारा भारतीय संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित करना होगा नोटिस के द्वारा, ठीक है। और ये जो नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व भेजा जाएगा उस पर जिस सदन के द्वारा वो नोटिस भेजा जा रहा है, चाहे वो राज्यसभा है या लोकसभा है, तो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा उस सदन में जितने सदस्य होंगे उसकी संख्या का 1/4 भाग के द्वारा उस नोटिस को हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके साथ साथ आरोप लगाने वाले सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करके अगले सदन को प्रेषित कर दिया जाता है। थोड़ा सा आपको लिंक बना के समझना है इसे। देखिए, पहली चीज़ कि महाभियोग है किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व ही उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व सूचना दे दी, इसके बाद में जो सूचना जिस नोटिस के द्वारा दी जाएगी उस पर सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद में जिस सदन के द्वारा आरोप लगाया गया है उस सदन के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके वह जो प्रस्ताव है अगले सदन के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लिया कि लोकसभा द्वारा आरोप लगाया गया तो लोकसभा के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके उसे राज्यसभा के आगे प्रेषित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जब वो दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना पक्ष रख सकता है, अपनी सफाई दे सकता है, अपने पक्ष में बोल सकता है। दूसरे सदन द्वारा आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा दूसरे सदन में और दूसरे सदन ने ये पाया कि इनका जो पक्ष रखा है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ये गलत हैं, तो दूसरा सदन जो क्या करेगा वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके महाभियोग प्रक्रिया जो है पूर्ण कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से जो पूरी महाभियोग प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी आता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये हो गया आपका राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। इसके बाद में राष्ट्रपति अभी जो है राष्ट्रपति का प्रावधान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अब इसके जो बचे हुए चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आज के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, गला थोड़ा सा ख़राब है, बार बार दिक्कत हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई वीडियो में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।